Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. सो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ये व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने इफ्तार की प्रिपरेशंस, और ये मैंने 16th रमज़ान का व्लॉग रिकॉर्ड किया था। और 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं थी कर रही, उसका रीज़न ये था कि एक तो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया था, उसका बैलेंस ख़राब हो गया था और वो मोबाइल समेत नीचे था। उसका तो वो सत्यानाश ही हो गया, पुर्ज़ा-पुर्ज़ा हो गया। एक तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, दराज़ से मैंने मंगवाया था और उसकी प्राइस रेंज थी 750। तो आप अंदाज़ा लगा लें, इस प्राइस में अगर मैं ट्राइपॉड स्टैंड मंगवाया था, चलो ट्राई करने के लिए मंगवाया था ना, अगर मैं इस प्राइस में मंगवाया था तो उसकी क्वालिटी भी उसी लिहाज से होनी थी ना। वैसे इस ट्राइपॉड स्टैंड से मेरे 3 महीने तो ईज़िली निकल गए थे। एक रीज़न तो था ये कि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया था, और एक रीज़न था कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मेरा गला ख़राब हो गया था, तो वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं थी कर पाई। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं अपना स्टोव क्लीन कर रही थी। इसकी क्लीनिंग मैं 1 वीक के बाद करती हूँ, क्योंकि 1 वीक निकल जाता है। इसी तरह के कोई भी चीज़ अगर इसके ऊपर गिर जाती है खाना बनाने के दौरान, या दूध वगैरह गिर जाए कभी-कभार, तो ये है कि मैं साथ ही ना साफ़ कर देती हूँ। साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, तो इसकी वज़ह से ये ज़्यादातर साफ़ ही रहता है। तो 1 वीक के बाद मैं इसकी ना मेन जो सफाई है ना वो करती हूँ स्टोव की। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। स्टोव पे मैंने सबसे पहले बेकिंग पाउडर डाला था। अच्छा, पहले ना मैं ना क्या करती थी कि बेकिंग सोडा यूज़ करती थी स्टोव पे ऊपर ना, बेकिंग सोडा और विनेगर। लेकिन जब से मैंने अभी ये ट्राई किया ना बेकिंग पाउडर, पहले मैंने कभी ट्राई नहीं था किया, तो मुझे पता ही था कि इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। ये अच्छे से क्लीनिंग कर भी पाएगा, गंद बाहर निकालेगा भी कि नहीं। और बेकिंग पाउडर तो उस बेकिंग सोडा से ज़्यादा बेस्ट रहा, क्योंकि इसने गंद बीच से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको ना क्लोज़अप दिखा रही थी कि देखिए कैसे सारा स्टोव का जितना भी गंद जमा हुआ था वो सारा बाहर आ गया था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सबसे पहले बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैंने सिरका डाला था। आप लोगों को तो पता होगा कि बेकिंग पाउडर के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और ये तो मैनीक्योर पेडीक्योर में भी यूज़ होता है, राइट? पीछे की जो बैक पे टाइल्स होते हैं ना, अक्सर हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं इस स्टेप को। और ये है कि वो वक़्त के साथ-साथ उसके ऊपर गंद जमता जाता है और बाद में उसे उतारना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसे आपने जो है वो माइंड में रखना है, और टाइल्स को भी ज़रूर साफ़ किया करें। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? वैसे तो थोड़े ही रमज़ान के रोज़े रह चुके हैं, और इतनी जल्दी ये महीना बबरकत महीना इतनी जल्दी गुज़र रहा है, टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा। टाइम का पता ही नहीं चल रहा, इतनी स्पीड से वक़्त गुज़र रहा है। बस अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो दिन रह चुके हैं, इनमें हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। और इसकी जो स्विचेज़ हैं उनको भी वॉश किया, अच्छे से साफ़ कर दिया। वाइप ऑफ मैंने कर दिया था यहाँ पे स्टोव, और अब मैं आपको फाइनल स्टेप बताने लगी हूँ इसका। एक आपने न्यू टॉवल लेना है, ड्राई हो बिल्कुल, बिल्कुल भी गीला ना हो, और उसके ऊपर आपने ग्लास क्लीनर यूज़ करना है। हम यूज़ करते हैं ना डस्टिंग के लिए, शाइनर यूज़ करते हैं, तो इससे एक तो स्टोव की शाइन आ जाएगी और बिल्कुल न्यू लुक देगा आपका स्टोव। और ये शाइनर यकीन माने इतना अच्छा है, मैं आपको इसकी क्लोज़ लुक दिखा रही थी कि अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लें। ये वैसे तो हमारे घर के जितने भी मिरर्स वगैरह हैं, ग्लास के जो भी आपकी कोई आइटम्स हैं हाउस होल्ड की, उन्हें तो साफ़ करता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ आप किचन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी स्टोव पे यूज़ करूँगी, इससे मैं स्प्रे कर दूँगी, और 3 पंप्स के साथ मैंने स्प्रे किया था इसके ऊपर स्टोव के ऊपर। और इसके बाद जो मैंने ड्राई टॉवल आपको दिखाया ना, उसके साथ हम इसे वाइप ऑफ कर देंगे, और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मैं बर्नर्स कैसे साफ़ करती हूँ इनके। तो एक मैंने ट्रे लिया है, उसके अंदर इनको मैंने ऐसे प्लेस डाउन कर दिया है, और इसके ऊपर भी मैं बेकिंग पाउडर और सिरका को इनको भिगो के रख दूँगी। डिप करके आपने रख देना है, और डिप करके आपने रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद सारा गंदा आप देखिएगा कैसे निकलता है इनके अंदर से। और आगे जाके व्लॉग में आपको एक रेसिपी मिलने वाली है, तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे जो आप ब्रश देख रहे हैं ना, ये मेरा मैनिक्योर किट का ब्रश है। और देखिए मैं इसे कहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेल्स पे तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इससे। ये वैसे ही ना उसके ऊपर आप जैसे मैनिक्योर किट यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी
बस ये एक्स्ट्रा जितना भी गंद होता है उसे साफ़ करने के लिए था, लेकिन मैंने इसे कभी यूज़ ही नहीं था किया। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूज़ करने की, इतने शुष्के किए ही नहीं मैंने। तो मैंने देखिए इसे कहाँ यूज़ किया है। तो ये मैंने ब्रश इसके ब्रिस्टल्स भी काफ़ी हार्ड थे। एक होता है ना सॉफ्ट, ये पता नहीं स्क्रब करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन इतने अच्छे से वर्क किया था ना। वैसे कि मैंने टीमू से नेल मैनीक्योर किट मँगवाई थी टीमू से। आने वाले व्लॉग्स में आप लोग के साथ मैं इंशाल्लाह टीमू हॉल भी शेयर करूँगी, शॉपिंग हॉल। तो वो व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारी आइटम्स हैं, किचन की आइटम्स और कोई हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो मैंने कार्ट में ऑलरेडी डाल दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी किचन की अपडेट दे देती हूँ। इफ्तार का टाइम होने वाला था और बस चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी, जो-जो मैं बना रही थी, और मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने केक बेक करने के लिए पॉट में रखा हुआ था और यहाँ पे केक बेक हो रहा है। उसके साथ इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके जाके देख सकते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा, आप वहाँ जाके लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मटन को डीप रोस्ट होने के लिए रख दिया था और ये वाला सालन के लिए मैंने सामान तैयार किया है। प्याज़ हैं और लहसुन, और बेटी मेरी कह रही थी मम्मा फ्राइज़ खाने हैं। फ्राइज़ कट करके मैंने रख दिए थे। इन्हें थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। और यहाँ पे फ्रूट कुछ ला के मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ था, तो इसकी फ्रूट चाट बनानी है। इफ्तार के टाइम करीब आता जा रहा था और मैंने साथ-साथ सारे काम छेड़े हुए थे। ख़ैर सारा कुछ टाइम पे हो गया था। यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए भी तैयारी उसकी कर रही थी। प्याज़ मैंने चॉप कर लिए थे। और आप लोग बताएँ, आप लोग सहरी और इफ्तार में क्या-क्या बना के खाते हैं? सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और इफ्तार में आपकी चीज़ें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्ट होती हैं डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे तो वैसे पकौड़े तो मस्ट होते हैं, और मौसम भी ऐसा है खाने का दिल करता है। और उसके साथ-साथ फ्रूट चाट भी होती है। हमारे घर तो फ्रूट चाट और पकोड़े मस्ट होते हैं, और इसके साथ सालन तो खाया ही नहीं जाता रोटी के साथ, और वो तो सहरी के टाइम खा लेते हैं कभी-कभार, वरना सहरी में ये है कि पराठे के साथ शामी कबाब खा लेते हैं, या हाफ फ्राई एग, या फुल फ्राई। यहाँ पे जी मैंने सालन का भी सारा सामान रेडी कर दिया था। सारी चीज़ें रेडी हैं, यहाँ पे प्याज़ चॉप करके रख दिए थे और साथ टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें, और उधर आप देख रहे हैं फ्रंट पे पकौड़ों का सामान, और साथ में फ्रूट चाट की भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ माश दाल और छोटे गोश्त की, जो कि बहुत ही खाने में मज़े की है। अब जल्दी से मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ माश दाल और मटन की। तो सबसे पहले मैंने सारी इसकी चीज़ें रेडी कर ली थी, जो-जो इसके अंदर जाने थे इंग्रीडिएंट्स। तो वहाँ मैंने चॉप करके रख दी थी बोर्ड पे, और यहाँ मैंने पॉट में डाल दी हैं, और ये मैंने कुकर में डाले हैं, सॉरी, कुकर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। गोश्त डीप रोस्ट हो चुका था, और इसके बाद मैंने सारी प्याज़ वगैरह, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ डाल दिया था। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना प्याज़ लिया था और कितनी बाकी सारी चीज़ें ली थी, कितनी मिकदार में। तो मैंने 3 प्याज़ लिए थे दरमियाने साइज़ के, 2 मैंने टमाटर लिए थे वो भी दरमियाने साइज़ के, 5 से 6 हरी मिर्चें थी, और 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट था। दिखाऊँ, एक तो मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं था, और वो टूट चुका था, और ऊपर से इतनी मुश्किल हो रही थी ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं सारे मसाले डाल रही थी। ख़ैर मैं अब बताती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर मसालों में क्या-क्या डाला है और कितना डाला है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, साबुत ज़ीरा, वो डाला है, 3 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, और 3 ही लौंग इसके अंदर मैंने डाले थे। हुँ, मटन का आपको बता देती हूँ कि मटन मैंने कितना लिया था, 1 किलो के करीब मटन था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है, 3 लौंग डाले हैं, और अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बड़ा नमक का डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने सुरख मिर्च डाली है इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर का डाला है, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर जाएगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर की डाली थी, और अब मैंने पानी डाल लिया है, 2 ग्लास पानी के डाले थे, और मैंने इसे कुकर लगा दिया था, स्टोव पे मैंने रख दिया था। और अब जी इफ्तार का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, और मेरे हस्बैंड कहते हैं पकौड़ों के साथ ना ठंडी-ठंडी रोटी होनी चाहिए, तो मैं वो पहले ही बना के रख देती हूँ। वो कहते हैं पहले ही बना के रख दिया करो, क्योंकि गरम-गरम पकौड़ों के साथ ठंडी रोटी का बहुत मज़ा आता है। ख़ैर यहाँ पे रोटी उनकी बना रही थी मैं।
अच्छा, मैं इफ्तार में रोटी नहीं खाती। मतलब रोटी खाने का दिल ही नहीं करता, इतनी चीज़ें बाकी फ्रूट चाट वग़ैरह खा लेती हूँ ना, तो वो ऐसे हैवी-हैवी सा फ़ील होने लग जाता है। उसके बाद ज़रा भी गुंजाइश नहीं होती कि मैं रोटी खाऊँ, सहरी में ही खाती हूँ। क्योंकि इफ्तार में फ्रूट चाट वग़ैरह खा लेती हूँ, पकोड़े, समोसे इस तरह की चीज़ें। आप लोग बताएँ, आप इफ्तार में रोटी खाते हैं सालन के साथ? खैर मेरे हस्बैंड सालन नहीं लेते, रोटी के साथ पकोड़े खाते हैं। पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं से पेट भर जाता है। बाकी कुछ खाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। और यहाँ पे जी मैंने कुकर को टाइम दिया था 20 मिनट का, और ये देखिए हमारा माशाल्लाह मटन बिल्कुल रेडी है। ऊपर मैंने धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, और आप लोग इसके लुक चेक करें, दाल गल चुकी थी। और मैं आपको दाल का बता दूँ कि दाल मैंने कितनी ली थी, 1 कप भर के मैंने दाल की ली थी माश दाल, और उसे मैंने नीम गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप नीम गर्म पानी लोगे ना, तो उसमें दाल जल्दी भीग जाएगी, और अगर आप ठंडा पानी लेके उसे नॉर्मली टेम्परेचर पे जो पानी होता है, उसमें अगर आप दाल भिगोगे ना, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी भीगने में, 1 घंटा, डेढ़ घंटा लेगी लेगी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे जल्दी-जल्दी में काम निपटाना हो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, नीम गर्म पानी में दाल भिगो के रख देती हूँ, और वो इंस्टेंट बन जाती है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, तो चैनल को कर दें जाके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर किया। मैं मिलूँगी जी आपसे